जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? चलें बेटा, एक नज़र कल वाला रिवाइज करने को, कल से रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन है तो बताइएगा काइंडली। कल ये जो थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम रिसीवेबल, और रिसीवेबल्स का मतलब एसेट है। ठीक है जी, कल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन किसी की? कल तक बातें हुई हैं, कोई मसला? ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो बता दें। चलें डियर सर, अब इन क्वेश्चंस में करना ये होता है, ये जो क्वेश्चंस आएंगे अभी हम शुरू करते हैं आज इंशाल्लाह। इसमें हमें एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एक इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। तो एग्जामिनर करता ये है, चंद बातें जरा थोड़ी सी और ज़हन में जरा रिवाइज करना। एग्जामिनर करता ये है कि हमें ट्रायल बैलेंस दे देता है। जर्नल बनाया होता है, जर्नल बनेगा, लेजर्स बनेंगे, ट्रायल तभी बनेगा। ठीक है, जस्ट टू रिमाइंड यू सम वर्ड्स। ट्रायल बैलेंस बेटा सीडी बैलेंसेस से बनता है, जो लेजर में आ जाते हैं। लेजर्स के सीडी बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस अगर हो तो डेबिट कॉलम में आ जाते हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस अगर हो तो क्रेडिट कॉलम में आ जाते हैं। और अगर हमने काउंटिंग सही की है तो फिर इन दोनों कॉलम्स का टोटल सेम होगा। ठीक है, तो इसका आइडियली ये ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स का टोटल सेम होगा, और हमें ये ट्रायल बैलेंस सॉर्ट ऑफ दिया होता है, और इससे हमें फिर एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अब बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जरा थोड़ी सी डिस्टिंग्विश कीजिएगा। देखिए, रियल लाइफ में अगर कभी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप ट्रायल बैलेंस तभी बनाएंगे जब 100% ट्रांजैक्शंस को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में जर्नल में लिख चुके होंगे। फिर उसको लिखने के बाद अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस में भी 100% फिगर्स की बेस पे पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, लेजर्स के जो सीडी बैलेंसेस होंगे उनमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की रह गई होगी, क्योंकि हमने लेजर्स बनाए तब होंगे जब 100% एंट्रीज रियल लाइफ में कर दी गई होंगी। मतलब पूरे साल की अपनी एंट्रीज की, पूरा साल गुजर गया, फिर जाके अपने लेजर्स बनाए, और अगर लेजर्स पूरी एंट्रीज करने के बाद बनाए तो सीडी बैलेंसेस हमेशा एडजस्टेड होंगे, सही होंगे, और उनकी बेस पे हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ट्रायल बैलेंस अगर बना लिया जाए तो फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना एक फॉर्मेलिटी सी रह जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम से इनकम्स उठाई जा सकती हैं, डेबिट कॉलम से एक्सपेंसेस उठाए जा सकते हैं, और इनको इनकम स्टेटमेंट में लिख के प्रॉफिट निकाला जा सकता है विद सर्टेन हेडिंग, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट हेडिंग्स बन सकती हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस क्रेडिट और डेबिट कॉलम रिस्पेक्टिवली में से उठा के इनकम स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। फिर बैलेंस शीट में से, बैलेंस शीट अगर आपने बनानी है तो ट्रायल में से डेबिट कॉलम से एसेट्स उठा लें, क्रेडिट कॉलम से लायबिलिटीज और कैपिटल उठा लें और बैलेंस शीट बना लें। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस रिकनसाइल्ड होगा तो फिर बैलेंस शीट भी रिकनसाइल्ड हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से आपने फिगर्स उठाई। यहां तक मेरी बात समझ आई है? कंसंट्रेशन का बेटा काम है, प्लीज साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहे। पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई करें। बहुत कम रिस्पॉन्स है, पूरा रिस्पॉन्स बल्कि करना चाहिए। बहुत से लोगों ने मेरी बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, उनका ख्याल में ये मैंने शायद सवाल ही रेलिवेंट नहीं किया। तो अगर रियल लाइफ हम जेब बनाए, ठीक है, वही लोग दोबारा बेचारे शुरू हो गए। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं था कि जो लोग रह जिन्होंने रिस्पॉन्ड कर दी वही दोबारा कर दें, बट ठीक है। थोड़ा बात ये हो रही थी कि अगर सारी एडजस्टमेंट्स करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाए
तो फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस से फिगर्स देख के लिख लेंगे। लेकिन बेटा अगर एग्जामिनर हमें एक ऐसा ट्रायल बना के दे दे जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो गई हों, तो देन वो क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड सा हो जाएगा। सिंप्लीफाइड क्यों हो जाएगा? हमने सिर्फ क्या करना है, फिर इसका मतलब इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को बस देख देख के ट्रायल में से बैलेंस शीट में लिखना होगा और इनकम स्टेटमेंट में लिखना होगा रेस्पेक्टिवली। तो रियल लाइफ में तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट तभी बनती है जब 100% एडजस्टमेंट्स हो जाएं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करके ट्रायल बैलेंस बना लेता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करके लेजर्स बना के ट्रायल बना देता है, और कुछ एडजस्टमेंट्स हमारे लिए छोड़ देता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं और कौन सी रह गई हैं? याद रखें, जो ट्रायल के अंदर फिगर्स आ रही होंगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर्स आ रही होंगी, वो कहां से आ रही होंगी? लेजर से। लेजर्स में कहां से आएंगे? जर्नल से। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई फिगर आ गई है उसकी तो इसका मतलब है डबल एंट्री एग्जामिनर कर चुका है। लेकिन एग्जामिनर अगर ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाद हमें बता रहा हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है जो ट्रायल के अलावा हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनकी एडजस्टमेंट हमने करनी है। मतलब इस बात का समझने के लिए जरा एक सेकंड, जरा क्वेश्चन नंबर 1 निकालें जो कल जहां हम थे उससे एक पेज आगे जरा, और मेरी बात जरा 5 मिनट अभी और मैं बात अपनी पूरी कर लूँ। पेज नंबर अगर काइंडली बता दो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जिस पेज पे है, जरा एक मिनट, जरा मेरे पास तो पेज नंबर ऑफ द बुक नहीं है अवेलेबल। पेज 125, ठीक है जी, बस बस ठीक, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन एक हमारे पास नंबर 1 है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हर्बर्ट्स, एक ऑनर का नाम है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो फिगर्स मौजूद हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल भी टैली है, तो जो अंदर फिगर्स अवेलेबल हैं इसका मतलब उनकी डबल एंट्रीज ऑलरेडी हो गई हैं। और उसके नीचे जो फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को फिर हम गौर से पढ़ा करेंगे और मतलब फिर इसका ये हो जाया करेगा कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है इसको फिर हमने खुद से अभी इस ट्रायल बैलेंस की फिगर्स में एडजस्ट करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी। मतलब फिर ये हो जाएगा जो फिगर्स ट्रायल के अंदर है उनकी तो डबल एंट्री हो चुकी है, एंट्रीज की वजह से क्या मसला है? उन डबल एंट्रीज की वजह से, जस्ट एक मिनट, उन डबल एंट्रीज की वजह से, उन डबल एंट्रीज की वजह से अगर हमें ट्रायल बैलेंस की किसी फिगर को एडजस्ट करना पड़ेगा तो जहां जहां हमारी एडजस्टमेंट होगी वहां वहां वो हेड्स अनएडजस्टेड कराएंगे। मसलन फॉर एग्जांपल, फर्ज करें मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं जो नीचे लिखी नहीं हुई। हमारे क्वेश्चन के एडिशन फॉर्मेशन में लिखा हो सेल ऑफ, क्रेडिट सेल ऑफ 50,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। फर्ज करें एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है क्रेडिट सेल ऑफ 50,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। तो अगर इज टू बी रिकॉर्डेड है ठीक है, हम क्या करें, हम क्रेडिट सेल की एंट्री जेन में लाएंगे, डेट डेबिट कर लेंगे जेन में, लिख भी लेंगे, और सेल क्रेडिट। अब हमारी एंट्री बताती है, अगर ये एंट्री हम कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई डेटर्स की फिगर अवेलेबल थी तो वो अनएडजस्टेड फिगर थी, हम उसमें 50,000 ऐड करके उसे ठीक करके एडजस्टेड बना के फिर बैलेंस शीट में लिखेंगे। सिमिलरली सेल की फिगर भी अगर ट्रायल में है तो वो अनएडजस्टेड है, हम उसमें भी 50,000 ऐड करेंगे, सेल की फिगर को ठीक करेंगे, फिर अपनी इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में लिखेंगे। लेकिन लेट मी फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो फिगर्स ट्रायल के अंदर हैं उनकी डबल एंट्री हो चुकी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई एक या एक से ज्यादा डबल एंट्री रहती हो, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के पता चला करेगा कि कौन सी एडजस्टमेंट्स अभी रहती हैं, जिन जिन हेड्स में देयरफॉर हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ट्रायल बैलेंस के, वो रिस्पेक्टिव हेड्स वो रिस्पेक्टिव हेड्स अनएडजस्टेड कहलाएंगे। और जब हम उनमें एडजस्टमेंट कर लेंगे तो एडजस्टेड फिगर्स की बेस पे अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेंगे। बात ठीक है आपकी सर? बात मेरी समझ आ गई सबको? ये हमजा अभी इस तरफ ना जाइएगा, मैं आपकी अभी बात थोड़ी सी और कंप्लीट करता हूँ। एक सभी छोटी सी एक बात और गौर से सुनिएगा जरा। एक छोटी सी बात कुछ अर्से पहले हुई थी, लेकिन जरा काफी टाइम गुजर गया है, इसलिए दोबारा एक दफा रिफ्रेश कीजिएगा अपने माइंड में। देखिए, फर्स्ट करें आपके ट्रायल में, मैंने ट्रायल बनाते हुए फर्स्ट करें सिर्फ एक ही एंट्री की है, परचेज डेबिट 1 लाख, और यकीनन मैं आपके सामने सिर्फ एंट्री दिखा रहा हूँ। यकीनन पहले मैंने जर्नल बनाया, फिर मैंने लेजर्स बनाए हैं, और फिर जर्नल लेजर्स बना के मैंने सीडी निकाल के ये एंट्री कर दी। फर्ज करें एक ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन इस साल 100 ट्रांजैक्शंस और भी हैं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मेरे ट्रायल का टैली होने का हरगिज़ से मतलब नहीं है, मेरा ट्रायल टैली है, मेरे ट्रायल के टैली होने का हरगिज़ से मतलब नहीं है कि मेरा ट्रायल बैलेंस 100% कंप्लीट है। इसके टैली होने का सिर्फ ये मतलब होता है कि जो रिकॉर्ड किया गया है उसको सही डेबिट क्रेडिट कर लिया गया है, बल्कि सही भी शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, जो रिकॉर्ड कर लिया गया है उसको कम से कम डेबिट क्रेडिट कर लिया है जी, मतलब जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट भी हो गया। अगर फॉर एग्जांपल 100 ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक रिकॉर्ड हुई है तो ये ट्रायल बैलेंस अभी फाइनल नहीं है, 99 ट्रांजैक्शन अभी और भी इसमें इनकॉर्पोरेट होनी है। लेकिन ट्रायल टैली होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो रिकॉर्ड किया है उसका डेबिट और क्रेडिट पूरा है। मेरी एक बात और सुन लें, फिर आई नीड योर रिस्पॉन्स वंस अगेन। ये भी जरूरी नहीं है कि जो रिकॉर्ड किया है वो ठीक रिकॉर्ड किया है। फर्ज करें मैंने उलट एंट्री कर दी है, इसका सिर्फ मतलब ट्रायल टैली का ये होता है कि जितने रुपए से डेबिट हो गया उतने से क्रेडिट भी हो गया है। क्या वो भी गलत हुआ है? हाँ, ये भी हो सकता है। मेरी बात को समझ रही है सबको? तो फाइनल मेरे वर्ड आप सुनिएगा, लेट मी ट्राई टू कंप्लीट व्हाट आई वांट टू से। हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस है, मेक इट सिंपल। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है। फर्ज करें इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, सब कुछ मिटा दूं। इस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि ऑल ट्रांजैक्शंस of this year has been correctly recorded। अगर हमें गलती का भी नहीं पता, अगर हमें गलती का भी नहीं पता तो हम यही अज्यूम करेंगे कि सब कुछ ठीक है। गलती का भी हमें कैसे पता चलेगा? अगर एग्जामिनर बताएगा, या ऑब्वियसली अगर हम अपने डेबिट का नॉलेज अप्लाई करके ट्रायल देखेंगे। तो अगर हमने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी हो तो वी सिंपली अज्यूम वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ट्रायल इज रिकंसाइल्ड, हमें नहीं पता क्या क्या रह गया, तो वी सिंपली अज्यूम सब कुछ सही रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है तब हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? गौर से सुनिएगा मेरे वर्ड्स। अब बेटा हम ये सोचेंगे कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है
उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है ट्रायल में, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमने डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना है और फिर उसकी बेस पे फाइनल फिगर्स के साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। मेरी बात सबको सही समझ आ गई है? अब आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, एक मिनट जरा पिछले पेज में वापस आए जो कल पढ़ रहे थे, उसके नीचे 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखे हुए थे। एक मैंने कल एडमंड सेलिंग का एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसके अलावा जरा पॉइंट नंबर 1 पढ़े। पॉइंट नंबर 1, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स। देखिए बेटा, रियल लाइफ में ना ये सेंटेंस खत्म हो गया बस। ट्रायल बैलेंस शुड कंटेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स इन रियल लाइफ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस फर्दर भी होगा क्या? अनलेस एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एन अकाउंटिंग हेड। असूलन ट्रायल बैलेंस में सीडी बैलेंसेस होने चाहिए, सवाए उनके जहां जहां एडजस्टमेंट होगी वहां वहां जो अकाउंटिंग हेड्स होंगे वहां एडजस्टेड कहलाएंगे, और जहां जहां एडजस्टमेंट नहीं होगी भी अज्यूम कि वो एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, और जहां एडजस्टमेंट्स होंगी वहां एडजस्टमेंट हम खुद करेंगे। क्लियर है पहला सेंटेंस? क्या आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है सर? नंबर 2, figures that are appearing in the trial balance are after the debit and credit effect in journal। अगर ट्रायल बैलेंस में एक फिगर पहुंची है तो डेबिट और क्रेडिट जर्नल में हुआ होगा तो पहुंची है, ऐसा थोड़ी कि सीधे ट्रायल बना लिया जाए। Therefore, figures appearing in the trial balance should be written only once according to the nature। उनकी डेबिट क्रेडिट एंट्री हो चुकी है either in income statement or in balance sheet। मसलन for example there is no additional information। just 1 minute, हमने ट्रायल पढ़ा, बात समझने के लिए जरा रैंडमली एक दो फिगर्स हमने ट्रायल पढ़ा, हमें नजर आई सेल, हम सीधा क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे बस, सेल इनकम स्टेटमेंट में। रैंडमली चंद एक डिस्काउंट अलाउड, इसे उठाएंगे, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस का नोट बनाएंगे और उसमें डिस्काउंट अलाउड लिख लेंगे। डिस्काउंट रिसीव इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में लिख लेंगे, वेजेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख लेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंसेस में लिख लेंगे। तो अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, डबल एंट्री हो गई है, सब कुछ ठीक ही होगा। क्या करेंगे, उठाएंगे, उसकी नेचर के मुताबिक लिख लेंगे। मसलन नीचे कैश इन हैंड है, बैलेंस शीट में लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, पता है आपको, करंट लायबिलिटीज में लिख देंगे। कैरेज आउटवर्ड्स है, पता है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में। लोन इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे, एंड सो ऑन। कैसे लिख देंगे, उठा उठा के लिख देंगे बस। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट्स अपीयर हो रही होती है उनके डेबिट क्रेडिट एंट्रीज हो गई हैं, देयरफॉर वो फिगर्स फाइनल है। अगर कोई उसमें मसला नहीं है हम उठा के लिख देंगे। लेकिन एक मिनट, लेट मी फिनिश। लेकिन द अमाउंट्स व्हिच आर अपीयरिंग इन एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाय मेकिंग डबल एंट्री। अगर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में अमाउंट है, अगर एक अमाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, डबल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। इसका मतलब पहले उसकी डबल एंट्री नहीं हुई, तो जो फिगर्स ट्रायल के अंदर है उनकी डबल एंट्री हो चुकी है, और जो फिगर्स ट्रायल के बाहर है उसकी डबल एंट्री फिर हम खुद से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है माय डियर, अब बात एमिकेबली कंप्लीट है। ये फर्स्ट तीनों पॉइंट्स ओके हैं। अब डेफिनेटली वी नीड प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, वो इंशाल्लाह भी हम शुरू करते हैं। अब आगे जो मैंने चंद एक बातें आपको बतानी थी एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे, वो मैंने आपसे बड़ा डिस्कस करनी है। अब आपने क्या करना है, पहला जो सेंटेंस है ये मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में, ये हमेशा याद रखना। ट्रायल बैलेंस कंटेन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स अनलेस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन अकाउंटिंग हेड। इसको सेंटेंस को प्लीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि चीजें ध्यान से निकल जाएं तो बात सही बनती नहीं है।
आए एक क्वेश्चन पढ़ के अब ये जो बातें हुई हैं इनको जरा अप्लाई करने की कोशिश करें। जस्ट पेन इन हैंड, फर्स्ट लाइन सब पढ़ें। The following trial balance has been extracted from the ledger of Herbert, एक ऑनर का नाम है, a sole trader, अकेला बिजनेस कर रहा है, as on डेट अंडरलाइन कर लें 31 मई 2013, ये ट्रायल बैलेंस है, फिर उसी की बेस पे हमसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मांगी गई है। ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे एक अकाउंटेंट बन के। डेबिट क्रेडिट कॉलम्स, नो सरप्राइजिंग न्यूज होपफुली। रुपीज इन थाउजेंड्स में अगर क्वेश्चन है हम भी टाइम बचाएंगे और थाउजेंड्स में वर्किंग करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, फुल गेम ऑन है, वो सब कुछ जो पड़ा है उसमें आ जाना अचानक। इक्विपमेंट एट कॉस्ट, तो देयर इज नो सरप्राइजिंग न्यूज कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अंडरलाइन करें, ये हेडिंग है। और ऑन बिल्डिंग, ऑन इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अलग अलग बैलेंसेस दिए हुए हैं। क्या अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बैलेंसेस आपको अलग नजर आ रहे हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट एट कॉस्ट ना भी लिखा हो तो क्या आपको पता है ये कॉस्ट है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस अगर अलग हैं तो देयरफॉर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, और अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर्स ना होते तो लिखा हो या ना लिखा हो वो फिर एसेट अकाउंट्स WDV पे होंगे। आगे चले, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देन बेटा एक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही हमें एक इंडिकेशन नजर आ गई है कि शायद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कोई एडजस्टमेंट रहती है। जरा डेट भी हाईलाइट करें। ट्रायल बैलेंस है 31 मई 2013 का, तो 1 जून 12 अकाउंटिंग का स्टार्टिंग डेट बनेगी। असूलन सुने गौर से, असूलन रियल लाइफ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रायल में होने चाहिए, लेकिन लग रहा है कि एग्जामिनर ने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमारे लिए छोड़ दी है। हाँ उसके रेट्स के हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सलामी नीचे जाके पता चल जाएंगे। लेकिन क्या इस डेट ने ये बता दिया है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट रहती है? My dear, game is on. Once again, the game is on, and the real game is now on. जी डियर, इससे आगे चले, अब करते हैं इंशाल्लाह। फिर इन्वेंट्री भी स्टॉक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, 1 साल की रहती है, बिल्कुल ठीक है। 1 जनवरी इन्वेंट्री, इनकम स्टेटमेंट जेन में बनाए, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग, ओपनिंग इन्वेंट्री है, लगता है कॉस्ट ऑफ सेल भी हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी इसने, सेल दे दी, परचेज मिल गई, डिस्काउंट अलाउड, सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम है, नो सरप्राइजिंग न्यूज, क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है, वेजेस, बैड डेट्स, लोन इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस का पार्ट है। हिम्मत करिएगा, कंसंट्रेट करें, कल जो बात हुई है फुल अप्लाई करें ज़हन में। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स के लिए वर्ड है। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स के लिए वर्ड है, लिख लें एक दफा, लेकिन अब याद रखें उसके बाद। अलाउंस के बैलेंस को डेटर्स के बैलेंस से एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर पता चला कि अलाउंस में एडजस्टमेंट है तो फिर एडजस्टेड अलाउंस, क्लोजिंग अलाउंस, एडजस्टेड अलाउंस को क्लोजिंग डेटर्स से माइनस करेंगे। अगर पता चला डेटर्स में भी एडजस्टमेंट तो पहले करेंगे। अलाउंस अगर मैं कहूं तो प्लीज माय डियर, वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट आइटम, और अगर बैड डेट्स वर्ड नजर आ जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इनकम स्टेटमेंट अमाउंट। कैश इन हैंड करंट एसेट है, करंट एसेट वर्ड भी याद रखना है। देखें बार बार पीछे पेजेस पर जब मैं जान के वर्ड्स बोल रहा हूं, करंट एसेट है,
बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, कैरिज आउटवर्ड्स, याद है कैरिज आउटवर्ड्स, चीजें बेचने का जो कैरिज होता है, कैरिज इनवर्ड्स हो परचेजेस में ऐड होगा, कैरिज आउटवर्ड्स अगर हो तो सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में। ड्रॉइंग्स कैपिटल की वर्किंग में लेस होंगी, और उसके बाद 10% लोन, इससे परेशान कभी नहीं होना। 10% लोन सिंपली मींस एक लोन है, लायबिलिटी है, और उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बस। 10% लोन, लोन का इंटरेस्ट है। लेकिन बेटा ऑलरेडी क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया हुआ है, हमें नजर आ गया हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर हम इंटरेस्ट की कोई वर्किंग नहीं करेंगे। गौर से देखें ऊपर, जितना लोन है उस पर 10% मल्टीप्लाई करेंगे तो लोन का इंटरेस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। फाइनली इसके बाद अगर लोन के बारे में पता नहीं चला ये करंट है या नॉन करंट है, तो वो फिर मिलजुल के डिसीजन लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। फाइनली बेटा एक ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट डाल के ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स लेस करके इंशाल्लाह क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। मेरी बातें ट्रायल बैलेंस की हद तक समझ आ गई सबको? देन बेटा उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप इस तरह कीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए मेरा ख्याल ये है कि हम एक छोटा सा काम साथ करें। जी वंस अगेन मौज आपकी इस बात से महसूस हुआ है कि हम यकीनन को जादू करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जादू वैसे ही गलत है। हम अकाउंटिंग इंशाल्लाह करेंगे और वैसे ही अकाउंटिंग करेंगे जैसे करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए वो इंशाल्लाह भी याद कराता हूँ। जब बेटा रहेगी तो फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो उसमें हम ये करते हैं, आप अपने रजिस्टर खोल लें, पहले 2 पेजेस एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के लिए, और एक मेरा ख्याल है बैलेंस शीट के लिए फिलहाल छोड़ने के बाद में जगह कम महसूस हुई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ज्यादा छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है फिलहाल एक पेज काफी रहेगा, तो आप 3rd पेज पे पहले 2 पेजेस छोड़ दें, उस पर फिर वर्किंग, पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, जहां एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और फिर हम एडजस्टमेंट्स करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग पहले 2 पेजेस छोड़ के रजिस्टर खोल के एंड 3rd पेज पे की तरह इकट्ठे हो जाए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे अब। इन्वेंट्री का क्लोजिंग आ गया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को तो मेरा ख्याल है एसेट को हमें एडजस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली बस रिवाइज कर लेते हैं ज़हन में। जो स्टॉक बच जाता है वो इनकम स्टेटमेंट में रहते हुए कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में भी आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में आएगा, नंबर 2 फिर ज़हन में लाएं, जो स्टॉक बच जाता है आखिरी दिन वो फिर हमारा एसेट है जब तक सेल ना हो जाए, तो जो बच जाएगा वो हमारा एसेट है, वो फिर हमारे करंट एसेट्स के स्टार्ट में आएगा। तो इसको मेरा ख्याल एसेट लिखने की जरूरत नहीं, ये हमें मेरा ख्याल वैसे ही पता है। नंबर 2 स्टार्ट करें, क्या depreciation for the year ended 31st May 13 has yet to be provided, अगर ये वर्ड्स ना भी हो तो इवन देन मेरा ख्याल है कि ऊपर पढ़ के हमें पता चल गया है, बहरहाल अब होपफुली यहाँ तो हमें कंफर्म हो गया। प्रॉपर्टी 1% रेट स्ट्रेट लाइन मेथड फिलहाल आसान सी बात होगी, और अगर इक्विपमेंट है तो उसका रेट दिया 15%। स्ट्रेट लाइन याद रखें, छोटी छोटी चीजें, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, हाँ अगर रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन है तो रेजिडुअल वैल्यू ऑब्वियसली लेस होगी, ठीक है, हर साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। एक छोटा सा वर्ड है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी समटाइम्स, बल्कि प्रॉपर्टी शायद अक्सर लैंड के लिए अलग भी होता था, बिल्डिंग के लिए भी हो जाता है, लेकिन समटाइम्स कंबाइंड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड के ऊपर बिल्डिंग भी करो, अलग अलग भी वैसे यूज हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी का वर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खास तौर पे, पर अगर हम देखें ऑब्वियसली अब लैंड की डेप्रिसिएशन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ब्रेकअप नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी के नाम से क्योंकि फिगर दी हुई है, तो मजबूरन शायद हम कंबाइंड रेट लगाएंगे। याद आ रही है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बातें? ये सब कुछ अब रिवाइज होना दोबारा प्लीज। ये लैंड जनरली हैज इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई अलग उसका ब्रेकअप नहीं दिया जा रहा, तो देयरफॉर मजबूरन 1% रेट
प्रॉपर्टी पे ही लग सकता है। तो आइए वर्किंग करें। वर्किंग नंबर 1, एक हेडिंग बना ले वर्किंग्स, और काइंडली साफ सुथरी वर्किंग स्टार्ट करें। प्लीज पहले 2 पेजेस छोड़ दिए अपने, वही है जो जिसे 2 क्या कहा जाता है, एक और अगला दूसरा। ये है प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट ढूंढे 90, 1000 में वर्किंग है, हमें भी 1000 में करनी है, सिंपली 90,000। रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इनटू 1%। तो ये फिगर सॉल्व करनी है अपने प्लीज। 900 इक्विपमेंट, कोई एडिशन, किसी डिस्पोजल का हमें नहीं पता चला, रिज्यूम, सारे एसेट सारा साल यूज हुए हैं। देन उसके बाद आ गया इक्विपमेंट कॉस्ट, वाई आई एम नॉट डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, इनटू 15% इज इक्वल टू 8625। दोनों के बीच अगर सम किया जाए, 9525 is the total depreciation. लाइक माय डियर, इसकी एक एंट्री हम खींच रहे हैं क्योंकि एंट्री भी रहती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन डेबिट 9525, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सवाल सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं। अब उसके अलग अलग लेजर्स ही हैं, अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, अलग अलग हेड्स बना लें। accumulated depreciation of property, which means land and building, rated by 900, and accumulated depreciation of equipment. अगर आपने रोज साथ साथ मेरे पढ़ा, तो अब वो स्टेज आ गई है कि आप अकाउंटिंग आफ्टर बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन, अब आप अकाउंटिंग की सारी सेंस समझ गए हैं। देयरफॉर यकीनन ये नहीं कि चीजें आ गई आपको, लेकिन आपको उनका सेंस ऑफ डेबिट क्रेडिट, आई होप कि बात बहुत आगे चली गई है। देयरफॉर अब आप इंशाल्लाह एंजॉय करने की पोजीशन में बढ़ते जाएंगे डेली बेसिस पे, लेकिन इट नीड्स कंसंट्रेशन एंड एफर्ट ऑन डेली बेसिस। जी माय डियर, कोई मेरी इस वर्किंग में, मेरी इस एंट्री में इशू, स्पीड अप हो जाता थोड़ा सा। चलेगा जी, सी पॉइंट पढ़े, जिन लोगों ने रिस्पॉन्स देना, तो मेरे ख्याल 4-5 लोग हैं, चले आप तो हैं, जज़ाकल्लाह, जी सुभान अल्लाह सर। सेकेंड एंट्री बेटा जो कमरान में कर दूंगा जी, साकिब बैलेंस हो रही है सर, गौर से जरा देखेंगे। अगर आपने देख के 700 लिख लिया होगा, 900 ऐसा थी, मैंने भी 900 लिखने की कोशिश की थी, जरा थोड़ा सा पेन मोटा हो गया था। ठीक है साकिब, जी कमरान, जब मैं दूसरी एंट्री करूंगा तो बेटा बताऊंगा, अभी तो मैंने पहली एंट्री की है, तो सेकंड एंट्री मैं करूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। देन आइडिया, उसके बाद सी पॉइंट अगर हम पढ़े तो कल बात हुई है अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, अंडरलाइन करें अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज कैसे कहते हैं, अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज ऊपर हमने पढ़ा हमारा एक्सपेंस है, अक्रूड का मतलब पेबल है, मतलब एक्सपेंस हो गया है, पेमेंट नहीं हुई, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ द अक्रूड एक्सपेंस एंड सैलरीज डेबिट, wages and salaries expense debit and payables credit। पूरे के वर्ड्स लिखना बहुत कंपलसरी नहीं है, हमारी अपनी वर्किंग है। 140, लेकिन 140 अब गेम होना है, थाउजेंड्स में ऊपर फिगर है, नीचे थाउजेंड्स में हमने करना है। अब ये फिगर्स क्योंकि मैंने उठाई ट्रायल से हैं, तो वो ऑलरेडी थाउजेंड्स में। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। आएगा बड़ी इंपॉर्टेंट गेम में आ रही है।
नंबर 4, फोकस करेंगे एक बात पर। Of other operating expenses include some prepaid expenses। सेंटेंस के दो हिस्से हैं, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा आगे से इसलिए काट दिया है ताकि आपका फोकस बस इस 5 लाख पे हो जाए। ट्रांसलेशन सुनेगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऊपर जाएंगे तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 38,800 include some prepaid expenses of rupees 500, कहेंगे हम thousands में। मेरे वर्ड समझो गौर से, क्या मैं कह सकता हूं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट शामिल हो गया है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हमने एक्सपेंस पहले पे कर दिया है। प्रीपेड, प्रीपेड कार्ड। क्या इस 500 को एक्सपेंस में से निकाल के क्योंकि शामिल है, एक्सपेंस में से निकाल के क्योंकि इंक्लूड है, एसेट्स में जाना चाहिए? क्या गलती से एक्सपेंसेस में एसेट शामिल हो गया है? तो क्या आपको पता है कि एक्सपेंस में से निकाल के अगर मैं एसेट करूं, माय डियर हसन, एड लेस नहीं करना, डेबिट क्रेडिट करना है। क्या आपको पता है अलग में से प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से निकालने से वो कम होके क्रेडिट हो जाएंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होके एसेट बढ़ जाएगा। नोट करें, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों क्रेडिट? क्योंकि उसमें शामिल है एक एसेट, उसमें अगर शामिल है तो वो बढ़ गए हैं, बढ़ गई अमाउंट। और प्रीपेड एक्सपेंस किस नेचर का एक हेड बन गया? एक एसेट अकाउंट। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है नॉर्मली स्पीकिंग करंट एसेट है, अनलेस ऑफ कोर्स वो ये करे इस एसेट का फायदा 1 साल से ज्यादा से होना है, लेकिन नॉर्मली ये एक्सपेंसेस होते हैं विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स तक होते हैं। इसलिए अगर इंफॉर्मेशन चाहिए फर्दर तो करंट एसेट में ये एसेट लिखेंगे स्टॉक डेटर्स के बाद और कैश एंड बैंक से पहले। पॉइंट करंट एसेट्स में स्टॉक जेन में रखिएगा और एंडिंग पॉइंट एसेट्स में कैश एंड बैंक सामने रखिएगा। अपनी ये बातें याद आप बार बार देखा करें जब मैं बोल रहा हूँ इस तरह। Any confusion in this entry? I am waiting, please. नहीं, अगर है तो बता देना, ठीक है, ओके। देन माय डियर, अब इससे पिछला सेंटेंस छोड़ दें, बल्कि पिछला सेंटेंस लिखा पड़े हम। ये बड़ा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट शामिल है। प्रीपेड रेंट जिसमें होता है, एडवांस रेंट कह लें। तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक एसेट की अमाउंट शामिल है। तो असल में होना क्या चाहिए, एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में होना चाहिए और अगर कोई एसेट है तो उसे बैलेंस शीट में होना चाहिए। तो एसेट की अमाउंट इस वक्त ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल होने से एक्सपेंसेस में बढ़ गए। तो इस अमाउंट को एक्सपेंसेस में से लेस करके मींस क्रेडिट करके हमें
फिर एक एसेट के तौर पे डेबिट कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, आप क्लियर है? ये मैंने एंट्री रिपीट कर दी है। जी बेटा, कल आते वर्ड्स ऐसे नहीं करना, रिलैक्स रहना है। मैंने जो कल वर्ड्स लिखे थे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको गलत नहीं तरफ नहीं लेके जाना है। आपने एफर्ट अच्छी की है, गौर से दोबारा सुनिएगा। तलहा, other operating expenses include some operating expense of 500 and does not include some accrued expenses। आपने बेटा तलहा जो एंट्री की है ना, ये थोड़ी सी गलत तरफ चली गई है, और प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा और कोशिश करें दोबारा इस तरह की मिस्टेक ना हो। अक्रूड एक्सपेंसेस जब आप वर्ड लगाएंगे तो इसका मतलब होता है पेएबल। हाँ, अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट। सुननी मेरी बात है जे एक्सपेंस डेबिट। और अगर मैं कहूं अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, तो इसका मतलब एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। अगर आप अक्रूड एक्सपेंस डेबिट कहेंगे, उसका तो मतलब लायबिलिटी कम कर रहे हैं आप। तो अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। लेकिन जस्ट अक्रूड एक्सपेंस का मतलब, कल देखिए मैंने क्या ब्रैकेट में लिखवाया था। अक्रूड एक्सपेंस जब वर्ड यूज होगा उसका मतलब एक्सपेंस पेएबल है। हाँ, एक्सपेंस पेएबल की पूरी डबल एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस पेएबल या अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। अक्रूड एक्सपेंस मींस लायबिलिटी और सिर्फ एक्सपेंस मींस एन एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। तो इसके लिए अगर पूरे वर्ड्स में लिखूं तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेएबल या अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो अक्रूड एक्सपेंस मींस या अक्रूड एक्सपेंस इज सिंपली अदर नेम फॉर एक्सपेंस पेएबल। हाँ, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ अक्रूड एक्सपेंस? एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। मेरे वर्ड्स क्लियर है? तो इसको इस तरह से नोट कर लें जरा, ये बाद में मुझे याद है। अक्रूड एक्सपेंस मींस एक्सपेंस पेएबल, लेकिन व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक्सपेंस पेएबल? एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। मसलन मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, मैं अगर आपके सामने कभी लफ्ज बोलूं अक्रूड एक्सपेंस, एंट्री ना पूछूं आपसे, अक्रूड एक्सपेंस अगर कहूं, तो व्हाट आई मींस टू से, आप बताएं आपके जहन में इनकम स्टेटमेंट आएगी या बैलेंस शीट? अक्रूड एक्सपेंस बताएं, अक्रूड एक्सपेंस। जी जी, आजाद इनकम स्टेटमेंट भेजा, बिल्कुल गलत भेजा है, बिल्कुल गलत है, दोनों नहीं, नहीं गलत है, सिर्फ बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल के लिए लफ्ज है, और एक्सपेंस पेएबल मींस लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मींस बैलेंस शीट है। अगर मैं आपके सामने कहूं एक्सपेंस, अगर मैं आपके सामने बोलूं एक्सपेंस, तो आपके जहन में इनकम स्टेटमेंट वर्ड आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्या है, ठीक है। अगले सुने, अगले सुने। अगर मैं आपके सामने कहूं, अगर मैं आपके सामने कहूं, अगर मैं आपके सामने कहूं, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अगर मैं आपके सामने कहूं कि प्रीपेड एक्सपेंस, तो बैलेंस शीट में आएगी, इनकम स्टेटमेंट एसेट बैलेंस शीट की बात हो रही है, तो इस तरह से है कहानी। ठीक है, बहरहाल एफर्ट अभी रिक्वायर्ड हमें साथ साथ और, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये एनी कंफ्यूजन दिस पॉइंट नंबर 4? नहीं, अगर है तो बता दें, मेरा रहने दें, ओके ओके, अगर नहीं है तो रहने दें, आगे चलें। allowance for bad debt should be adjusted to 5% of trade receivables at 31st May। क्या इस लाइन को पढ़ के सबको महसूस हुआ है
कि ये जो अलाउंस की फिगर दी हुई है शुड बी एडजस्टेड, क्या ये अभी एडजस्ट होनी है? मींस जो 280 है क्या ये अनएडजस्टेड फिगर है? आइएगा तरीका जरा सुने, रिवाइज करें जरा। 5% दिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक अलाउंस का जिक्र नहीं है। हमने पूरा सवाल पढ़ लिया है, नीचे भी पढ़ लेते एक नजर। एक ड्राइंग्स की बात हो रही है, पढ़िए जरा नंबर एफ जरा एक मिनट पढ़े। द अमाउंट ऑफ परचेजेस इंक्लूड गुड्स वैल्यूड एट व्हिच वर विथड्रॉन बाय हर्बर्ट, हर्बर्ट ओनर है। तो ये तो ड्राइंग्स हैं। मैंने इसकी बात इसलिए की है कि ना डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट है, ना कोई स्पेसिफिक अलाउंस का जिक्र है। तो क्या डेटर्स की फिगर एडजस्टेड ही है? और अगर ये एडजस्टेड ही है तो क्या हम अलाउंस बना सकते हैं? यस। क्या करें? एक मिनट सुनिएगा बस, जस्ट रिवाइज विद मी। इसको समझने के लिए हमेशा एक अलाउंस का हम लेजर बना लिया करेंगे ताकि हम कंफर्टेबली बात कमिट कर सकें। 280 अनएडजस्टेड इसलिए है क्योंकि एडिशनल फॉर्मेशन में लिखा नजर आ गया है, तो अब इसे ब्रॉड डाउन कहना ब्रॉड डाउन कह लें, लेकिन सीडी नहीं है, अनएडजस्टेड है। अनएडजस्टेड सीडी कह लें, अनएडजस्टेड एडजस्टमेंट रहती है, तो अनएडजस्टेड है। मेरा ख्याल अनएडजस्टेड वर्ड ठीक है। बहरहाल बीडी कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल अनएडजस्टेड सबसे बेस्ट वर्ड है। क्या करें अब? 46 रिवाइज करिएगा, छोटा सा पॉइंट। स्टेटस नो एडजस्टमेंट, अगर होती है पहले एडजस्टमेंट करते हैं। देन मल्टीप्लाई बाय 5% इज इक्वल टू 2310। What is 2310? Closing allowance. Then what is the last step? Balance the ledger. कितना पहले है 280, कितना होना चाहिए 2310, कितने से बढ़ाएं 2030, कैसे बढ़ाएं? डबल एंट्री करें, क्या करें? लेट्स डेबिट। एक एंट्री क्या बनी हमारी फाइनल? बैड डेट्स डेबिट, allowance credit, bad debts debit, allowance credit, bad debts 230 इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और अलाउंस 2030 280 में ऐड होके 2310 हो गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। देन क्लोजिंग डेटर से बैलेंस शीट में लेस हो जाएगा। सभी कैलकुलेटर पे राशिद क्या कर रहे हैं? 46200 इंटू 5% फिगर आ गई। क्या बता दें? कैलकुलेटर पकड़े, 5% मल्टीप्लाई करें। जी मिस्टर राशिद, ओके। जी मैं ये नोट करें, लेजर बनाएं, लेजर भी बनाएं, वर्किंग्स भी लिखें और डबल एंट्री भी लिखें। जी ठीक है राशिद, कोई मसला नहीं। नोट करके जरा मुझे बता दीजिएगा प्लीज। Then my dear, after this entry, लास्ट लाइन पढ़े और लास्ट लाइन की एंट्री आप बताएं। The amount for purchases include बटा काशी भी क्या मजाक कर रहे हैं, ड्राइंग्स डेबिट
कैपिटल डेबिट, ड्राइंग्स क्रेडिट, ये क्या एंट्री है? ये क्या शुगर लगा रहा है? सब लोग जादू के मूड में हैं। The amount of purchases include परचेजेस में शामिल है। अनस ने कैश क्रेडिट किया है। बहुत ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन माय डियर। जी सर जी, ड्राइंग्स हैं लेकिन गुड्स की हैं, परचेजेस में शामिल हैं। ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग ऑब्वियसली डेबिट होने वाला, ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी और फिर बढ़ के ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी और परचेजेस क्रेडिट। क्या ट्रायल बैलेंस देखिए 1040 ट्रायल बैलेंस में परचेजेस के नाम से नजर आ रहा है? यस 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 यस। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है या परपेचुअल? हर एंगल से बातें खुल गई माय डियर। पीरियोडिक है क्योंकि परचेजेस का हेड बना हुआ है। परपेचुअल होता तो ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट करते। ट्रायल में परचेजेस का हेड है, परचेजेस के नाम से अगर लेजर बना हुआ तो पीरियोडिक है, वरना परपेचुअल में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरी के नाम से लेजर होता है और कॉस्ट ऑफ सेल भी साथ साथ ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई होती है। हिस्सा हिस्सा आपको बाकी भी चीजें याद कराऊंगा। फिलहाल एंट्री ठीक है मिस्टर अनस। मिस्टर अशरफ बेटा प्लीज, आपने तो बहुत अजीब सी एंट्री भेजी है मुझे, मैं इसे क्या समझूं? जी खास तौर पे जो दो तीन मैंने लोगों के नाम बोले थे बीच में, आप लोग क्लियर है खास तौर पे? बाकियों तो मैं देख रहा हूँ मुसलसल, मुझे को ठीक भी महसूस हुआ, शुक्र है। एनी कंफ्यूजन फाइनली? फाइनली एनी कंफ्यूजन? कभी कभी हद से ज्यादा मायूस करते हैं आप लोग, इसलिए मैं जरा अपने समटाइम्स जज्बात पे काबू नहीं पा पाता। ऐसी ऐसी एंट्रीज आती हैं कि मैं बिल्कुल ही स्पीचलेस हो जाता हूँ, तो फिर मैं झंझोड़ने के लिए आपको तो सॉरी, शायद जरा सख्त अल्फाज यूज कर देता हूँ। सर जी मेरे से ज्यादा जज्बाती आपको होना चाहिए मोहम्मद सलमान। मैं जज्बाती हो जाता हूँ असल में आप मेरे सामने ही हैं, वरना तो मैं अपने जज्बात का इजहार किसी और तरीके से भी कर दूं, लेकिन अब आप क्योंकि सामने नहीं है इसलिए मुझे मजबूरन आपको जरा झंझोड़ना पड़ता है। और मेरे भाई मोहम्मद समथिंग, ये एंट्रीज हमने लिखी हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं मेरे भाई, ये वर्किंग में लिखी हुई है, ये सब लोगों ने वर्किंग में नोट की है यार स्टोरी। मुझे अभी सवाल पूछा गया कि ये नोट करनी है या अंडरस्टैंडिंग के लिए? ये जजाक सर। बेटा कंफर्म क्या करना मेरे भाई? चले बहरहाल आपने कंफर्म कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है कोई और भी मेरे जैसे भाई और भी हो सकते हैं जिन्होंने, चलो सर छोड़ें इस बात को। आइएगा सर, अब आपने जो दो पेजेस छोड़े हैं उन पे क्या करना है? आए, अल्लाह का शुक्र है वी हैव जस्ट एनफ टाइम, इंशाल्लाह हम रिलैक्स होकर आज घर जा सकते हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह लेट्स ट्राई योर लेवल बेस्ट। जी सर। सबसे जो पहला पेज है उस पर आ जाना, जो पहला पेज आपने छोड़ा। हाइड ओनर का नाम अगर अवेलेबल है तो। और सर जी इसमें ऐड हो जाएगा माद नाज पर इन चक्रों में ना पड़े, छोड़ दें आप, मैं भी सिर्फ फिगर दिखाता हूँ। जो बैड डेट्स ऑलरेडी है उसमें ये जमा हो जाएगी, कुछ बैड डेट्स पहले भी हैं, कुछ हमने रिकॉर्ड किए हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 31st May 2013.
रुपीज इन थाउजेंड्स, तरीका, एक एक फिगर, मैं ये नहीं कहूंगा आपको पता नहीं है, लेकिन एक एक बात तसल्ली से आराम से मेरे साथ सुन सुन के लिखनी है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको देखने की जरूरत पड़ी तो पिछले पेज पे, जिस पेज पे हमने क्वेश्चन किए से पिछले पेज पे बना हुआ है। और बेटा बिजनेस का नाम अवेलेबल नहीं, हमजा आप बताएं बिजनेस का नाम क्या है, बताएं। बिजनेस का अगर नाम अवेलेबल ना हो तो ओनर का नाम लिखा जाता है, आप बताएं बिजनेस का नाम क्या है। हमजा ना कर यार, तेरी मेहरबानी। सबसे पहले बेटा इससे पिछला पेज जब आपने देखे फॉर्मेट रिवाइज करना है काइंडली। सेल्स, सुनिए मेरे वर्ड सुने, सबसे पहला काम ट्रायल देखें। ट्रायल में सेल की अमाउंट है 405000। अपना क्वेश्चन देखना है प्लीज, मैं जरा सॉल्व करना चाह रहा हूं, फिगर में से दिखानी मुझे मुश्किल हो जाएगी बार बार। साथ ही देखिए कोई सेल रिटर्न तो नहीं, कहां होंगी, अगर होंगी तो डेबिट कॉलम में नहीं नजर आ रही। देन आखिरी, क्या कोई वर्किंग में जाए, देखें हमने तो नहीं सेल को कोई डेबिट क्रेडिट किया, कोई सेल में एडजस्टमेंट तो नहीं नजर आई, नहीं। तो पहला काम रिपीट, सेल ट्रायल में देखी 405000 जेन में रख लिया, सेल रिटर्न नजर नहीं आई, कोई एडजस्टमेंट भी नजर नहीं आई, तो क्या हम रिलैक्स होके कह सकते हैं कि यही सेल फिर फाइनली टोटल एडजस्टेड सेल है? यस, और उसको लिख दें डन। देन बेटा उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल। अब वो जमाने गुजर गए कि हम कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग यही करते थे, अब हम क्या करेंगे, नोट 1 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, तकरीबन हाफ पेज छोड़ दें आप, बल्कि दिन के चाहे 8-9 लाइनें छोड़ दें, और इसी पेज के नीचे एक छोटी सी वर्किंग हो सकती है, स्पेस अवेलेबल है क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट मेन हेडिंग्स लिखनी है, तो रादर देन कि हम दोबारा वर्किंग्स में जाएं, इसी के नीचे एक वर्किंग वन बना लेते हैं। जगह इस वाले में जाके तो वर्किंग वाले पेज पे जाया करेंगे, तो प्लीज वर्किंग में आ जाएं। इसी इनकम स्टेटमेंट के नीचे ये वर्किंग लिखी जा सकती है, लेकिन अगर आप महसूस करें जगह नहीं है मेरे पास इतनी आपके पास, तो आप फिर वर्किंग्स वाले पेज पे जाके नोट 1 भी बना सकते हैं, जहां आपका दिल करे वहां बनाएं, जगह कम रह जाए तो वहां जरूर चले जाएगा दोबारा। जी मेडियल वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ सेल, क्या करें, आए वर्किंग स्टार्ट करें। कैसे होती है वर्किंग कॉस्ट ऑफ सेल की? ट्रायल बैलेंस देखें, ओपनिंग स्टॉक ढूंढें, $27,400 फिगर्स ढूंढी आपने। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 जून 12 वाली, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस ट्रायल में ढूंढें 259,600, परचेज रिटर्न्स ढूंढें, साथ साथ रहें, परचेज रिटर्न्स नहीं है लेकिन जज्बाती ना हो, वर्किंग्स में जाएं, बिल्कुल आखिर में एक ड्राइंग्स में एंट्री की है, क्या करें 259,600 लिखने से पहले सब कुछ ढूंढना है जिसका मैंने बोला, -1040 माइनस क्यों, परचेज क्रेडिट कर रहा हूं, तो क्या 258,560 परचेज समझ आ गई सबको कैसे लिखी है मैंने? वर्किंग्स देखनी है, वर्किंग्स देखनी है बार बार, पहले ट्रायल फिर वर्किंग्स, अपनी अपनी वर्किंग्स में डबल एंट्रीज ढूंढनी है, और अपनी डबल एंट्रीज में ढूंढेंगे तो 1040 प्लीज नजर आया है, आ गया है, हमजा नजर आ गया है यार, ड्राइंग्स क्योंकि क्रेडिट हुई मिस्टर शुएब इसलिए मैंने लेस कर दी ड्राइंग्स। ऑब्वियस इसका सेकंड इफेक्ट, जब ड्राइंग्स लिखेंगे तो ड्राइंग्स में डेबिट करना है प्लस करना है, आगे फॉर्मेट सही में लाएं, कोई कैरेज इनवर्ड्स ढूंढें, आउटवर्ड्स तो है, इनवर्ड्स ढूंढें, बताएं है
ट्रायल में देखें, वर्किंग्स में देखें, कोई हमारी एडजस्टमेंट में कैरिज इनवर्ड्स नजर आया हो, नहीं है, क्या करें, आगे चलें, लिखने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक क्लास मेरा ध्यान से सुन के आगे बढ़ते चले जाएं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं था, पॉइंट नंबर 1 पढ़े, वो थाउजेंड्स में पूरा दिया हुआ था, 25900 उठा लें। सवाल का पॉइंट नंबर 1 पढ़े, कंडीशन फॉर्मेशन में लिखा था, उसकी एडजस्टमेंट कर लें क्लोजिंग स्टॉक की, कैलकुलेटर उठा लें, टोटल कर लें, प्लस माइनस कर लें, 260 600 260 सॉरी 260060 मैच करते रहे मेरे साथ। ठीक है, चाहे ना बताएं लेकिन कम से कम जरूर करें। आदत बनाएं, आदत बनाएं, जब भी कभी टोटल्स हो रहे हो क्लास में, आपने टोटल करना है, प्लीज करना है, अभी से करना है, आज से नहीं अभी से करना है। तो 260060 जब ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई तो अब अपने नोट नंबर 1 के सामने आ जाएं और वहां लिख दें 260060 और कैलकुलेटर फिर हाथ में रख लें, ग्रॉस प्रॉफिट पे इकट्ठे हो जाए सारे। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग तो नहीं कोई लिख रहा, अगर कोई लिख रहा तो बता दें, लेकिन काइंडली प्लीज थोड़ा साथ साथ चलने की कोशिश करें। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग हो गई, थैंक यू जजाकल्ला। ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आ गई 144940। ठीक है सर, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। देन माय डियर, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे बढ़े, फॉर्मेट सेम रखें, अदर इनकम, अदर इनकम की एग्जांपल सेम रख के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम क्यों देखें, क्योंकि इनकम क्रेडिट कॉलम में ही होगी। ढूंढें कोई अदर इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, पूरी बात सुनिएगा, डिस्काउंट रिसीव के अलावा कोई और अदर इनकम नहीं है, देयरफॉर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, अदर इनकम में ढूंढें, सारी एंट्रीज गौर से देखा करें, पता है आपको कोई और अदर इनकम भी क्रेडिट नहीं हुई भी। अगर एक ही अदर इनकम है तो फिर नोट बनाना बेटा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा होंगी तो फिर नोट्स बना के टोटल करके लेके आएंगे। इसी तरह बस स्पेसिफाई कर लें डिस्काउंट रिसीव्ड और इसके सामने एडजस्टमेंट किए बगैर, क्योंकि एडजस्टमेंट तो बताई कोई नहीं उसने, तो डिस्काउंट रिसीव को एज एन अदर इनकम 4420 प्लेस कर लें। गॉट माय पॉइंट, एवरीथिंग इज ओके। देन माय डियर, उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का हेडिंग लिख लें, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की हेडिंग लिख लें। इसके लिए नोट टू बनाएं, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूं बहुत से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं। व्हाट इज द, हाउ टू रिमेंबर व्हाट आर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं सवाए इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस के, वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के नोट नंबर 2 में आएंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई अभी बताता हूँ, नोट में वर्किंग में इकट्ठे हो जाएं। अगर आप देख लीजिएगा अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं है इनकम स्टेटमेंट वाले पेज पे तो खुली खुली वर्किंग करें, इस वाले पेज पे चले चले जाएं, वहां बना दें नोट नंबर। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के नाम से एक वर्किंग स्टार्ट करें और मेरे साथ इसका तरीका जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई आगे पीछे है तो पहले जरा बात सुन लें हाउ टू। देखिए बेटा, इसका तरीका भी ये हुआ करेगा कि हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे और सीक्वेंस में चलने की कोशिश करेंगे। मतलब इस बात का ये है कि अगर आप पढ़ना शुरू करें ट्रायल तरतीब से, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम है, चाहे लैंड पे हो, बिल्डिंग पे हो, इक्विपमेंट पे हो। ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने कंसिडर कर लिया है, सेल परचेज को हमने कंसिडर कर लिया है। क्या मैं कह सकता हूं सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड नजर आई है?
तो अब करेंगे ये कि हम ट्रायल की तरतीब से चलेंगे और जो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए उनको आइडेंटिफाई करके अपनी वर्किंग्स में एडजस्टमेंट्स देख के उनको फाइनल करते चले जाएंगे। तो मेरी सुनते भी जाएं और आप लोग लिखते भी जाएं। सबसे पहले हमें ट्रायल में मिला डिस्काउंट अलाउंस। देन वर्किंग में नजर दौड़ाई, आपको कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई एडिशनल इंफॉर्मेशन में, देयरफॉर ये फाइनल फिगर के तौर पे 3370 आ गया। दोबारा ट्रायल में जाए, फिर आपको वेजेस एंड सैलरीज ट्रायल में नजर आएंगे 52360, लेकिन जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको वेजेस डेबिट नजर आ रही हैं। फर्दर वेजेस एंड सैलरीज बाय रुपीज 140 डेबिट नजर आ रही हैं। तो जो डेबिट हुआ खर्चा बढ़ा उसको अपने प्लस किया और 52,500 बना के एक्सपेंसेस के टोटल में लिख दिया। बात सब 140 माय डियर मुझे कहां से मिला? 140 कहां से मिला? वर्किंग से मिला माय डियर, वर्किंग से मिला। सी पॉइंट नहीं शुएब, सी पॉइंट देख लिया था हमने। अब वर्किंग्स 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 का है आपके रजिस्टर में, सी पॉइंट नहीं है वो देख लिया हमने। अब हमें अपने वर्किंग वाले सफे से मिला मिस्टर शुएब। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देखनी, अब वर्किंग देखनी है। आगे बढ़े सर, वेजिस के बाद क्या मिला? दैट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और से देखिएगा ट्रायल में ऑलरेडी कितने हैं? 1720। फर्दर हमने डेबिट किए हुए 2030, 2310 अलाउंस है, अलाउंस बैलेंस शीट आइटम है। हमने खर्चा बढ़ाया है 2030 से। कैसे कैसे हो रहा है ये? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जरा खुद से करें। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काइंडली जरा खुद से करके फिगर बताएं। दो एडजस्टमेंट्स हैं, सही देखनी है। पहला काम ट्रायल में देखें, दूसरा काम वर्किंग्स में जाएं, फिर ढूंढें क्या क्या डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ है। 38,800 कहां से मिला? ट्रायल से। 500 क्यों? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हुए में और 200 डेबिट मींस ऐड। तो इसमें दो एडजस्टमेंट्स हैं, तो फाइनली 38,500। तो जिन फिगर्स में एडजस्टमेंट है, एडजस्टेड फिगर्स हम ठीक करके लिखेंगे। डन। डन सजीव। देन माय डियर इंपॉर्टेंट, आगे चले ट्रायल में चले 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 चले। कैरीज आउटवर्ड्स के नाम से भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कैरीज आउटवर्ड्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं। देखें अपनी एंट्रीज, हम एंट्रीज पहले करके रखा करेंगे ताकि एडजस्टमेंट करते हुए फिर नजर आ जाए करे। कोई एडजस्टमेंट नहीं 5310 में, देयरफॉर फिगर एज इट इज आ गई। डन। ना ना जज्बाती ना हो, जज्बाती हो गए आप माय डियर, जज्बातियत है ये, ऐसे नहीं, अभी ठहर जाए। लोन एक्सपेंसेस में रहना मुजम्मिल, अगर इस तरह की काउंटिंग करनी है तो मेरे रहने देते हैं। मुजम्मिल साहब लोन एक्सपेंस है यार, क्या ये जुल्म भी हो सकता है? और अगर आप लोन इंटरेस्ट की बात करें तो उसने पैसे फाइनेंशियल चार्जेस में जाना है। लोन इनकम है, सुबहान अल्लाह। हसन मुनीर साहब खा गए लोन इनकम।
देन माय डियर और आगे चलेंगे तो ड्राइंग्स नजर आएंगी, लेकिन ड्राइंग्स तो बैलेंस शीट में आती हैं, एक्सपेंसेस में नहीं आती हैं। देन माय डियर छोड़ दें इस बात को, ये तो छोड़ दें, जिस निकल गई गेम। ये वो किया भी मैंने क्या है, लेट मी रिवाइज। हमने ट्रायल बैलेंस देखा और उसमें फिर एडजस्टमेंट्स करके फिगर्स को नोट कर लिया। देन बेटा समटाइम्स ये हो सकता है कि कोई एक एक्सपेंस, कोई एक हेड ट्रायल में हो ही ना, और वो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्किंग्स में बना हो। अगर इस एंगल से, अब ट्रायल में और कोई नहीं है, लेकिन अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, क्या कोई फर्दर एक्सपेंस, कोई और एक्सपेंस ऐसा तो नहीं जो ट्रायल में नहीं था लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड किया हुआ है? कोई ढूंढ के बताएंगे मुझे जरा? पूरे वर्ड्स ना लिखें, कम से कम एक स्टार्टिंग वर्ड लिख दें कम से कम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और बेटा हमजा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 500-200 हो चुका है, ये क्या मजाक हो रहा है? हसान साहब, ये क्या मजाक हो रहा है? मिस्टर मोहम्मद, व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज शहबाज, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या इनकी एडजस्टमेंट हमने करनी नहीं जो आप बता रहे हैं? क्या एडजस्टमेंट अभी रहती है? ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला एक एक्सपेंस अब रह गया है, बाकी सारे एक्सपेंसेस को वेजेस में हम ऐड कर चुके हैं, बैड डेट्स को बैड डेट्स में ऐड कर चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके और लेस भी कर चुके हैं। क्या जो कर चुके हैं वो भी करना है? मैंने कहा वो कौन सा एक्सपेंस है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं हुआ? एम ऑफ दैट एक्सपेंस इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ट्रायल में थी, हमने खुद रिकॉर्ड की है, एंड दैट टोटल अमाउंट इज 9525, हमने उसकी एंट्री की हुई है। फाइनली बात क्लियर है? ठीक है, अब वो तो ठीक है, लेकिन फाइनली बात क्लियर है माय डियर? लोन इंटरेस्ट है, लोन इंटरेस्ट है, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है वो बाय द नेम ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस अभी मैं लिखूंगा। यहां तक अब और कोई खर्चा नहीं रहा। आप टोटल करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। जी रोशा साहब, एक मिनट लो। 112955, जजाकल्ला, थैंक्स अ लॉट, अच्छा लगा। मेजोरिटी ने पार्टिसिपेट किया है, अभी भी सब ने नहीं, लेकिन मेजोरिटी ने। बाकी सबको उम्मीद है कि किसी ने बता दिया होना चाहिए। बाकी मैं जरा चेक करूँ ये बाकी लोग कर क्या रहे हैं, क्लास अटेंटिवली ले भी रहे हैं नहीं? मोहम्मद फरहान साहब तो पता नहीं इस वक्त कहाँ बिजी हैं। अभी भी बिजी हैं फरहान साहब? अली भी बिजी है? बाकी बिजी तो नहीं है लेकिन बता भी नहीं रहे। जी भाई डियर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल उठाएं, और टोटल उठाएं, टोटल उठाएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल उठाएं। 112,955 एक्सपेंसेस हैं, ब्रैकेट लगाएं। एक चीज मिस ना करें, फाइनेंशियल चार्जेस, राइट टाइम पे चीजें ध्यान में लाएं। फाइनेंशियल चार्जेस को कभी कभी फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, ऐसे से यूज हो जाएंगे आप। अब फाइनेंशियल चार्जेस में सिर्फ लोन इंटरेस्ट ही है, बैंक चार्जेस नहीं है, इसलिए सिर्फ टाइम वेस्ट ना करें नोट बना के। तो टाइम भी सेव करना इंपॉर्टेंट काम है। तो लोन इंटरेस्ट अगर आप ढूंढे 160 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं की, देयरफॉर फिगर एज इट इज आ गई। ओके है सर? नेट प्रॉफिट बताएं।
चेक करें प्रॉफिट लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट से चेक करें, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस फाइनेंशियल चार्जेस, माइंड अप करने बहस 34845 सॉरी 34 हाँ ठीक है 34845 प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि अदर इनकम ज्यादा है। और बेटा मुजम्मिल लोन का इंटरेस्ट 15,600 नहीं है, और हसान वो लोन नहीं है, वो खुदा के लिए वो लोन है, वो लोन का इंटरेस्ट नहीं है, लोन एक्सपेंस नहीं है मेरे भाइयों, लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। यार क्या कर रहे हो यार? बेटा साकिब मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था नोट तब बनेगा जब एक से ज्यादा होंगे, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हेडिंग फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस होंगे, लेकिन नोट तभी बनेगा अगर दोनों होंगे, और अगर एक ही है तो एज इट इज आ जाएगा। मैंने अगर वो कहा था तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप सही कह रहे होंगे, लेकिन प्लीज फाइनल बात ये। और सर जी एहसान साहब बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है माय डियर, प्लीज वो एक्सपेंस नहीं है। ये क्या हो रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन है, लोन लाइबिलिटी होता है, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है माय डियर। क्या हो रहा है सर? मुजम्मिल साहब आप जिस चक्कर में पड़ गए हैं ये गलत चक्कर है। 1560 ऑलरेडी गिवन है, हमें किसी वर्किंग की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी गिवन है, और गिवन फिगर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तेरे को उठा के लिख लें। ठीक है मिस्टर आशान साहब। जी डियर, हमारे पास अभी 7-8 मिनट हैं। आए बैलेंस शीट शुरू करें। और बेटा उसामा बस करिए यार, खुदा का नाम लो यार, ड्राइंग्स अब एक्सपेंस बनाने लगे हैं। ये आपके इन क्वेश्चंस पता चल जाता है कि हाउ सीरियस वी आर इन स्टडीज। हर्बर्ट से दोबारा बाय नेम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31 मई, और सर जी सेम पेज से शुरू नहीं करना, इतने इतनी तो मेरा ख्याल है इतना इतना तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करें। दो पेजेस क्यों छोड़े हमने? सफे ना बचाएं। नेक्स्ट पेज पे जाएं, प्लीज अलग पेज यूज करना है। जी मैं डियर, आपको जरूरत पड़नी है 2 पेजेस पीछे जो कल पढ़ा था पहला पेज, फॉर्मेट रिवाइज करना पड़ना है। सबसे पहला काम एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स लिखने हैं आपने। मैं सिर्फ 2 एसेट्स की बात करूंगा, बाकी फिर मैं ये चाहूंगा कि बैलेंस शीट आप घर से खुद बनाएं, उसके लिए फिर मैं खुद बना भी दूंगा, लेकिन फिर मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सिर्फ पहले 2 हेड्स मेरे साथ जरूर सुन लें। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स आने हैं जो ट्रायल में जाएं, लैंडिंग और इक्विपमेंट के नाम से हैं। इनकी वर्किंग्स बहुत एहतियात से गौर सुने मेरे साथ। 90,000 कॉस्ट थी, ट्रायल में ही रहे। 12,500 ऑलरेडी डेप्रिशिएट होता था पिछले सालों तक। वर्किंग्स में गए, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को फर्दर डेप्रिशिएट किया है 900 से, तो फाइनली इस साल के एंड की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। बात समझ रही है सबको? ये मैंने क्या किया है? 90,000 कॉस्ट थी, 12,500 डेप्रिशिएट कर चुके थे पिछले साल तक, और फर्दर 900 डेप्रिशिएट किया अकॉर्डिंग टू आर वर्किंग, जो हमने वर्किंग वाले पेज पे की हुई। और देयरफॉर फाइनली आंसर आ जाएगा 76600। जी सलमान साहब, कॉस्ट माइनस इक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पिछले साल तक की गिवन थी, हमने फर्दर डेप्रिशिएट कर दिया है। देन माय डियर बिल्ड इक्विपमेंट,
इसी तरह प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। 57,500 cost. What is the cumulative depreciation already in trial balance? 32,500 already. And how much depreciation we have charged? 8625 in workings related to equipment. 16,375. मुझे सिर्फ ये बता दें, इन मेरी दो फिगर्स की कैलकुलेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। छोड़ दें, बाकी आराम से लिखते रहे, वो नहीं इशू मुझे। सब लोगों को ये बातें समझ आ गई हैं, याद आ गया सबको? देन माय डियर, इस तरह कीजिएगा। अब टाइम सफिशिएंट भी नहीं है और ऐसी मैं जल्दबाजी में करना भी नहीं चाह रहा। हमारे इस क्वेश्चन में कोई इंटेंजिबल एसेट बाय द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई गुडविल, इस तरह के वर्ड्स नहीं है। तो यहां से ऑनवर्ड्स करंट एसेट्स, कैपिटल और करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। एक चीज सिर्फ मैं बता दूं, हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन में लोन का बताया नहीं हुआ कि ये नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना है, मींस करंट है या नॉन करंट है। तो एक छोटी सी अजम्पशन ज़हन में रख लें, अगर ना बताया लोन के बारे में तो साथ ही क्वेश्चन में लिखना चाहे तो फिर जनरली इसे आप नॉन करंट लायबिलिटी एज्यूम कर लें। अगर बताया होगा तो अकॉर्डिंगली अगले क्वेश्चंस में मैं करता हूं। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो, सिर्फ लोन लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा करंट है या नॉन करंट है, तो आप लोन को क्या अज्यूम कर लें, नॉन करंट। लेकिन प्लीज बैंक ओवर ड्राफ्ट का आपको पता है, मैं बता चुका हूं, ये करंट लायबिलिटीज में ही आना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पेज जो मैंने कल बताया था। तो एक आपसे छोटी सी एफर्ट रिक्वायर्ड है, अगर आप कोशिश कर लें, मैं यकीनन कल बनाऊंगा बैलेंस शीट आपके सामने, अगर आप बैलेंस शीट कंप्लीट करने की कोशिश कर सकें, आपके पास इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको पेज नंबर 138 पे। तो अगर आप बैलेंस शीट बना के कोशिश कर सकें तो मैं फिर अपनी डिस्कशन कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरा मैसेज गो थ्रू है सर? मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया, थ्रू हो गया है? ये ठीक है, ओके। अगर आपने कर लिया तो इट विल नॉट टेक मोर देन 5-10 मिनट्स। ने बेटा आप खुद से कीजिएगा, बेहतर ये है कि मैं 5 मिनट तो है वैसे, लेकिन आप अगर खुद ही कर लें मुमताज आंसर। देन माय डियर, हम अपने नॉर्मल टाइम पे इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और अराउंड 2 o'clock, ठीक है? ये प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, आप कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीट करें, कोई और मेरी तरफ से होमवर्क नहीं है। आप टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, दोस्तों टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। साकिब रवि इन क्लासेस मेरे ख्याल नहीं हो सकी तो मंडे से अब शुरू करेंगे। अब कल रहने दें, कल रहने दें, कल बस नॉर्मल क्लास मेरी होगी 2 बजे। बाकी फिर वो अगर नहीं हो पा रही तो मैं देखता हूँ कि क्या इशू है उसमें। मंडे से कोशिश करते हैं कि शुरू हो जाए। टेस्ट उसी चीज का बेटा जो अनाउंस हुआ था यार। अच्छा आज हुई है तो ठीक है, सॉरी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कल रहने दें, कल रहने दें, कल रहने दें। अगर आज हुई है तो ठीक है, कल रहने दें। आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालना उसके लिए। डेप्रिसिएशन और मिस्टर हमजा अलाउंस फॉर बेड डेट्स वाली 2 टॉपिक्स की बात हो रही है जी। कल लंबी क्लास कर देंगे सर, ठीक है? तो आप 2 बजे आए इंशाल्लाह, असर की ब्रेक करके मगरिब तक बैठ जाएंगे। बच्चों का टेंशन ना ले दें, लेकिन इंशाल्लाह करते हैं कुछ। अल्लाह हाफिज। नहीं भाई ठीक है, मैंने मजाक में क्या, ये मैंने आखिरी बात मजाक में की है, आखिरी बात मजाक में की है, ऐसे प्लीज आप परेशान ना हो जाइएगा। जी सर जी, माफ कर दिए। अगर माफी इस चीज में है कि पढ़ना नहीं है तो उम्र माफ नहीं करना मैंने। अगर पढ़ाई में आप तंग होते हैं तो मैं सुबह दोपहर शाम तंग करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।